अपडेट शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको कल हुए स्मैकडाउन की व्यूअरशिप बता देता हूँ। इस वीक के शो की व्यूअरशिप रही है 2.11 मिलियन, जो कि देखा जाए तो उससे पहले वाले स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से थोड़ी सी कम है, पर वहां पे दारोक आए थे तो उसकी व्यूअरशिप वैसे भी हाई जानी थी। एंड खैर ये इतनी ज्यादा कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है क्योंकि व्यूअरशिप 2 मिलियन से तो ऊपर ही है। और वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्मैकडाउन की व्यूअरशिप ज्यादा परेशान करती नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई, बस मंडे नाइट रो के ही थोड़े दिन खराब चल रहे हैं। एंड अगर अब मंडे नाइट रो की बात आई है तो सबसे पहली अपडेट मंडे नाइट रो से शुरू करते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रो को मंडे से शिफ्ट करके किसी और डे पे करने के प्लान बन रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को इसको लेकर कुछ छोटे प्लान है, डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत सीरियस लेवल पे इस बात को सोच रही है और हो सकता है कि कुछ टाइम के अंदर ही हमको मंडे नाइट रो जो है वो किसी और डे पे शिफ्ट होती हुई दिख जाए। और इसका रीजन ये है कि पैट मैकेफी के जो शोज होते हैं फुटबॉल के वो भी सेम डे पे हो रहे हैं मंडे नाइट रो जिस दिन होती है, यानी कि मंडे को, जिसकी वजह से ऑडियंस जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए मंडे नाइट रो पे काफी कम व्यूअरशिप आ रही है, जिसका रिएक्शन तो हम देख ही चुके हैं कि मंडे नाइट रो की डब्ल्यूडब्ल्यूई की पूरी हिस्ट्री की सबसे कम व्यूअरशिप आ चुकी है और इससे काफी ज्यादा लॉस हो रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टेप है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी और डे पे शिफ्ट कर ले मंडे नाइट रो को, क्योंकि यार थोड़े टाइम तक हो रहा था तो समझ में आ रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई लॉस झेल रही थी, पर अब ये बार बार हो रहा है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए भी काफी मुश्किल हो रहा है इसको हैंडल करना। पर यार सोचो अगर ऐसा हो जाता है तो ये कितना अजीब नहीं लगेगा कुछ टाइम तक, क्योंकि हमें मंडे नाइट रो बोलने की आदत है, मंडे से रिलेट करने की आदत है। वहीं अगर हम बोलेंगे आगे कि वेडनेसडे नाइट रो या ट्यूसडे नाइट रो या थर्सडे नाइट रो तो थोड़ा अजीब लगेगा कुछ टाइम तक। बट फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए सोल्यूशन यही है कि वो मंडे नाइट रो किसी और डे पे शिफ्ट कर दें। और ऐसा भी तो नहीं है ना ये फुटबॉल के शोज बस अभी के लिए हो रहे हो, जिससे डब्ल्यूडब्ल्यूई भी ये सोचे कि हाँ चलो कोई बात नहीं अभी हो रहे हैं, आगे जाके सब ठीक हो जाएगा। पर ये फुटबॉल के शोज भाई काफी लंबे चलने वाला है, इवन कुछ सालों तक चलने वाला है और हो सकता है आगे जाके और भी ज्यादा फेमस हो जाए। तो मेरे ओपिनियन में तो डब्ल्यूडब्ल्यूई सही सोच रही है मंडे नाइट रो को शिफ्ट करने का। बाकी देखते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस पे कब तक एक्शन लेती है। फिलहाल हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं और गाइस बात करते हैं हल्क होगन के बारे में, जिन्होंने 70 साल की एज में तीसरी बार शादी कर ली है। अब भाई पता नहीं हल्क होगन कौन सा चमनप्राश या कौन सी जड़ी बूटी खाते हैं जो इतनी एज में जाके भी उन्होंने तीसरी बार शादी कर ली है। मतलब भाई बंदा जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का जॉनी सिंस हो रखा है। पर खैर भाई ये उनकी पर्सनल लाइफ है, वो 70 की एज में करें या 90 की एज में करें, खैर हम लोग इस पे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ये उनकी पर्सनल लाइफ है। बस रात को पता नहीं हल्क होगन मामला संभाल लेंगे या नहीं इस एज में। खैर फिलहाल हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। और गाइस कुछ दिन पहले अभी AEW का एक शो हुआ था जिसमें जॉन मॉक्सली अपनी चैंपियनशिप डिफेंस कर रहे थे रे फिनिक्स के अगेंस्ट। एंड गाइस इस मैच में एक अनप्लान्ड मूवमेंट हो जाता है जब रे फिनिक्स जो है वो पायल ड्राइवर लगाते हैं जॉन मॉक्सली को, जो कि मैच की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी प्लान नहीं था। ये बिल्कुल अनप्लान्ड मूवमेंट था जिसकी वजह से जॉन मॉक्सली को जो है वो इंजरी हो गई है एंड इवन जॉन मॉक्सली अपना टाइटल हार भी गए थे। एंड गाइस इसको लेकर ये अपडेट है कि जॉन मॉक्सली को जो इंजरी हुई है ना वो काफी ज्यादा सीरियस इंजरी हुई है उनकी नेक में। और गाइस आपको पता ही है कि नेक की इंजरी कितनी ज्यादा सीरियस हो जाती है, बंदे को रिटायरमेंट तक लेना पड़ता है, जिसके काफी सारे केस हम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पहले ही देख चुके हैं। हालांकि खैर अभी तक ये रिवील नहीं हुआ कि मॉक्सली को एग्जैक्टली इंजरी क्या हुई है, बट जो भी हुआ है उनकी नेक के साथ हुआ जो कि थोड़ा सीरियस है, जिसकी वजह से जॉन मॉक्सली जो है हमको शोज पे भी नहीं देखने को मिल रहे हैं AEW के। बाकी बस मैं तो होप करूंगा कि ज्यादा कुछ सीरियस ना हो और जॉन मॉक्सली जो है वो जल्दी से ठीक होकर वापस शोज पे आ जाए, क्योंकि यार मैं उनको रिटायर होता हुआ नहीं देखना चाहता। काफी यंग है वो, काफी करियर उनका बाकी है, तो ये चीज अभी उनके लिए अच्छी नहीं है। बाकी इस पे जो भी आगे अपडेट हाथ लगेगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल जो भी हुआ है जॉन मॉक्सली के साथ हुआ बुरा ही है। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं गाइस। और AJ स्टाइल्स के स्मैकडाउन पे इंजर्ड होने के बाद हॉस्पिटल जाने के बाद काफी सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि जॉन सीना का पार्टनर कौन होने वाला है फास्ट लेन में सोलो सिकोवा और जिमी ऊसो के अगेंस्ट। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में प्लान इतना ही था, AJ स्टाइल्स को इंजर्ड होना ही था, क्योंकि वैसे भी AJ स्टाइल्स जो है वो जॉन सीना के पार्टनर नहीं होने वाले हैं फास्ट लेन में। और इसमें 3 नाम सामने निकल कर आ रहे हैं जो कि पॉसिबली पार्टनर हो सकते हैं जॉन सीना के फास्ट लेन के अंदर, जिसमें सबसे पहला नाम है गाइस कोडी रोड्स का, और दूसरा नाम है LA नाइट का, और तीसरा सबसे बड़ा नाम है गाइस दारोक का। इवन रैंडी ओटन का भी नाम सामने निकल के आ रहा था कि रैंडी ओटन भी जो है जॉन सीना के पार्टनर हो सकते हैं, पर ये शायद एक छोटा सा रूमर ही है तो मैंने इसको ज्यादा सीरियस लिया नहीं। बाकी ये 3 नाम है जिसमें से मेरे को सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज जो है वो LA नाइट की लग रही है कि वो जॉन सीना के पार्टनर बनेंगे। और इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन पे भी कुछ ऐसा प्लान था कि AJ स्टाइल्स को हॉस्पिटल जाने के बाद जब जिमी ऊसो और सोलो सिकोवा मिलकर जॉन सीना को पीटेंगे तो LA नाइट आके जॉन सीना को बचाएंगे। पर गाइस लास्ट मोमेंट पे LA नाइट को कोविड हो गया, जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई को पूरा मेन इवेंट का सेगमेंट चेंज करना पड़ा स्मैकडाउन का, वरना जो ओरिजिनली प्लान थे वो LA नाइट सेव करते जॉन सीना को ये थे। एंड अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा प्लान किया तो ये बात काफी क्लियर है कि LA नाइट के सबसे ज्यादा चांसेस है जॉन सीना के पार्टनर बनने के। LA नाइट अगले स्मैकडाउन के शो पे होने वाला है तो शायद हमको वहां ये चीज क्लियर होती हुई दिख जाए। बाकी आप लोग किसे देखना चाहोगे जॉन सीना का पार्टनर बनते हुए फास्ट लाइन में, मुझे कमेंट करके बताना। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं और ये होने वाली है गाइस एलिमिनेशन चैम्बर के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया फरवरी में ये होने वाला है। तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर को लेकर इस बार कुछ ऐसे प्लान है कि जो भी एलिमिनेशन चैम्बर जीतेगा वो जाके रेसलमेनिया के अंदर चैलेंज करेगा रोमन रेंस को उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। मतलब कि जो 2024 की रॉयल रंबल जीतेगा वो चैलेंज नहीं करने वाला रोमन रेंस को, बल्कि एलिमिनेशन चैम्बर वो जो भी जीतेगा वो जाके चैलेंज करेगा रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 के अंदर। और अगर आप लोगों को याद हो तो हमको सेम चीज रेसलमेनिया 38 के अंदर भी देखने को मिली थी, जहां ब्रॉक लेसनर ने एलिमिनेशन चैम्बर जीता था और फिर उन्होंने रोमन रेंस को चैलेंज करा था रेसलमेनिया 38 के अंदर चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाले मैच में। हालांकि इस बार चैंपियन वर्सेस चैंपियन तो नहीं होगा, पर फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स यही है कि वो एलिमिनेशन चैम्बर जीतने वाले बंदे को ही रोमन रेंस के अगेंस्ट रखने वाले रेसलमेनिया 40 के अंदर। तो बस अब देखना यह होगा कि इस बार एलिमिनेशन चैम्बर
नंबर कौन जीतता है और कौन चैलेंज करता है रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 के अंदर। हम चलते अपनी अगली स्टोरी की तरफ गाइस। और जेक हेगर, जिनको हम AEW में इस नाम से जानते हैं, WWE में हम इनको जैक स्वैगर के नाम से जानते थे, उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू में बताया है कि वो उनका प्लान कुछ ऐसा था WWE से जाने के बाद कि वो MMA में जाएंगे और वहां जाके अपना अच्छा खासा करियर बनाने के बाद रोमन रेंस को आके रेसलमेनिया के अंदर चैलेंज करेंगे चैंपियनशिप के लिए। अब पता नहीं भाई जैक स्वैगर ने किस बेसिस पे ये बात बोली है, क्योंकि वो इतने बड़े सुपरस्टार तो कभी थे ही नहीं कि वो रोमन रेंस जैसे रेसलर को चैलेंज कर सके। बात कर ले WWE में उनके करियर की, इतना बड़ा कोई खास उनका करियर था नहीं, और AEW में भी वो बस एक डिसेंट सा ही काम कर रहे हैं, कोई ज्यादा बड़ा जैक स्वैगर का वहां पे भी नाम नहीं है। हाँ, MMA के अंदर उन्होंने काफी अच्छा काम किया, वो काफी सही चल रहे थे वहां, पर AEW में आने के बाद तो फिर से ऐसी लप्पू से हो गए। तो पता नहीं भाई जैक स्वैगर ने क्या ही सोच के ये प्लान किया था। वैसे इसमें गलती जैक स्वैगर की नहीं है, रोमन रेंस आज के टाइम में है इतने बड़े रेसलर की हर कोई उनके साथ मैच रेसल करना चाहता है। फिलहाल WWE से जाने के बाद जो जैक स्वैगर के ओरिजिनल प्लान थे वो जैक स्वैगर ने शेयर किया एक इंटरव्यू में। वैसे इस बात को ज्यादा सीरियस मत लेना, क्योंकि इस बात की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल जीरो के बराबर ही है कि हमको कभी ऐसा रोमन रेंस वर्सेस जैक स्वैगर का मैच देखने को मिलेगा, वो भी रेसलमेनिया जैसे बड़े इवेंट में। बाकी जुबान का क्या है भाई, कुछ भी बोल दो। फिलहाल हम चलते हैं अपनी लास्ट स्टोरी की तरफ गाइस। और भाई पता नहीं ये चीज कैसे हुई है, मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग चीज है ये कि 2024 के मेंस रॉयल रंबल को जीतने के लिए गाइस CM पंक का टॉप 5 रेसलर्स में नाम है। मतलब जो एक बैटिंग ओड्स की तरफ से लिस्ट आती है जिसमें सारे फेवरेट रेसलर होते हैं जो कि उस इवेंट को जीतने वाले हैं, उसमें गाइस CM पंक का भी नाम है टॉप 5 में, जो कि देख के भाई मैं तो काफी सरप्राइज हो गया था। हालांकि CM पंक के प्लान्स बनने हैं WWE में वापस आने के, पर भाई कोई श्योरिटी ना होने के बाद भी CM पंक का इस लिस्ट में, वो भी टॉप 5 में आना काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है भाई। एंड गाइस अगर वो ऐसे बैटिंग ओड्स की लिस्ट में टॉप 5 में देखने को मिल रहे हैं तो मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ज्यादा पॉजिटिव साइन है CM पंक के WWE में रिटर्न के लिए। एंड मुझे सच में अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि CM पंक का टॉप 5 में नाम है। मतलब अभी तक उनको लेके कुछ ऐसी अपडेट्स भी आ रहे हैं कि CM पंक जो है वो WWE में वापस आएंगे ही नहीं। तो भाई पता नहीं मतलब क्या ही चल रहा है, मेरे को तो ये पूरा मामला समझ में आ नहीं रहा है। बाकी अगर ऐसा कुछ सच में होता है, CM पंक वापस आते हैं, इवन वो रॉयल रंबल जीतते हैं, तो भाई मेरे लिए तो एक बहुत ही बड़ा अलग ही लेवल मूवमेंट हो जाएगा ये, क्योंकि भाई मैं पर्सनली CM पंक को काफी टाइम से WWE में देखना चाहता हूँ। एंड आई एम श्योर आप लोग भी देखना ही चाहते होंगे। तो ये बोल सकते हो आप कि ये हम फैंस के लिए एक अच्छी खबर है कि CM पंक ऐसे टॉप 5 लिस्ट में आ रहा है रॉयल रंबल जीतने की। बाकी इस पे हमको चीजें जो है वो सर्वाइवर सीरीज के अंदर ज्यादा क्लियर होती हुई दिख जाएंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस वही है CM पंक के रिटर्न करने के। खैर इस पे आगे कुछ पता चलता है तो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल ये वीडियो करते हैं खत्म, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।